प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक की। काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आ ही जाता है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं इसको। फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई, इसके लिए आप पहले फिगर समझिएगा। जैसे कि ये हमारे पास एक रेखा छिद्र है, इससे कुछ दूरी पर एक स्लिट है और उससे कुछ दूरी पर हमारे पास एक पर्दा होता है। रफली फिगर समझिएगा पहले इसको। तो यहां से क्या होता है, यहां से तरंगें चलती हैं इस तरीके से, और पर्दे तक की जो दूरी है इसको डी माना गया है, और ये स्लिटों के बीच की दूरी को कितना माना गया है, स्मॉल डी माना गया है। अच्छा, और ये हमारे पास पॉइंट ओ है, ये पॉइंट में पी मान लेते हैं, और यहां तक की दूरी हमारे पास कितनी है, एक्स है। कितनी है, एक्स है। अब क्या होता है, इन स्लिटों से द्वितीयक तरंगें चलती हैं। जब द्वितीयक तरंगें चलेंगी तो क्या करेंगे, अगर हम मध्य बिंदु की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी मध्य बिंदु की कंडीशन यहाँ हो जाएगी। तो यहाँ पे इधर देखना, जी डिस्टेंस कितनी बचेगी, d/2 बचेगी, और ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, d/2 बचेगी। ये एंगल कितने का रहेगा, 90 का रहेगा। ये एंगल कितने का रहेगा, 90 का रहेगा। तो अगर हम देखें इसमें, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर आ जाएगी। बराबर आ जाएगी तो मतलब इनमें पथांतर नहीं है। जब पथांतर नहीं है तो इसमें कलांतर भी नहीं होगा, और कलांतर नहीं होगा तो यहाँ पे कौन सा होगा, हमारे पास कौन सा वितरण होगा, यहाँ पे समपोषी वितरण होगा। अगर समपोषी वितरण होता है तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है, यहाँ पे कौन सी फ्रिंज बनेगी, यहाँ पे हमारे पास दीप्त फ्रिंज बनेगी। कौन सी फ्रिंज बनेगी, दीप्त फ्रिंज बनेगी। तो ये यहाँ तक की व्यवस्था रही कि मतलब केंद्र बिंदु पर हमारे पास कौन सी बनती है, दीप्त फ्रिंज बनती है सेंटर पर। ठीक है, दीप्त फ्रिंज हो गई। अब हम बात करते हैं बिंदु पी की बात करते हैं। अगर बिंदु पी तक देखा जाए तो बिंदु पी तक यहां से चलने वाली तरंग यूं हो जाएगी, और यहां से चलने वाली तरंग यूं चली जाएगी, यहां तक चली गई। इनमें तो पथांतर था नहीं, लेकिन इनमें तो पथांतर है। अब पथांतर कैसे निकाला जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, इसको हमने S1 मान लिया, इसको हमने S2 मान लिया, यहाँ पे हमारे पास S रहा। देखो अब इसमें थोड़ा ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो काफी छोटे हैं। जब कोण छोटे होते हैं और रेखाएं लंबी होती हैं तो कंडीशन क्या होता है कि यहाँ से हम इस रेखा पे लंब डाल देंगे। इस रेखा पे क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। तो लंब डालने पर कंडीशन हमारे पास यूं आ जाएगी, जैसे हमारे पास एक रेखा ये है, और एक रेखा हमारे पास ये है। तो अगर हमें पथांतर निकालना तो क्या करेंगे, इस रेखा से इस रेखा पे लंब डाल देंगे, तो ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। पथांतर होगा हमारे पास, ये निकल के बाहर आ जाएगा। तो वही कंडीशन यहां पे करेंगे हम, यहां से क्या करेंगे, हम पथांतर निकालेंगे। तो पथांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेखा से इस रेखा पे लंब डाल देंगे। मैंने मान लिया ये लंब हमारे पास पॉइंट कौन सा रहा, हमारे पास M रहा। पॉइंट कौन सा रहा हमारे पास, M। और ये डिस्टेंस और ये एंगल हमने मान लिया हमारे पास कितना रहा, थीटा। तो हम पथांतर की गणना करेंगे। पथांतर की गणना करने के बाद अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, यहां से एक रेखा यूं मिला देते हैं। तो यहां पे कंडीशन क्या रहेगी कि ये रेखा जो है ये वाली, वो इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल। देखो ये एंगल हमारे पास कितना रहेगा, ये एंगल हमारे पास रहेगा 90। समझिएगा, ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा है। थीटा के ये एंगल हमारे पास कितना है,
90 है, 90 है। तो जे भी एंगल हमारे पास कितना रहेगा, 90 रहेगा, 90 रहेगा। जे एंगल कितना हमारे पास है, थीटा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो जे वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस थीटा। लेकिन ये रेखा वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, मतलब ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर है, ये हमारे पास कैसी है, क्षैतिज है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के बीच जो कोण बनता है वो कोण कितने का होता है, 90 का होता है। तो जी वाला एंगल हमारे पास कितना रहा, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल हमारे पास कितना रह जाएगा, थीटा रह जाएगा। तो आप समझ गए होंगे हमारे पास जे एंगल कितने का रहेगा, जे एंगल रहेगा हमारे पास थीटा का। तो आपको हम बता दें यहाँ एंगल्स छोटे हैं, कोण काफी छोटे हैं। कोण छोटे होने का कारण क्या है कि पर्दा काफी दूर है और स्लिटों के बीच की दूरी काफी कम है। तो जब कोण छोटे होते हैं तो हम थीटा को साइन थीटा या थीटा को टेन थीटा, अगर कोण छोटे होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, साइन थीटा को टेन थीटा भी लिख देते हैं। इनका उपयोग किया जाएगा। चलो अब देखते हैं इसको। तो ये रहा फिगर हमारे पास S1 S2। हम इसमें क्या करेंगे, निकालेंगे पथांतर। तो हमारे पास जो पथांतर क्या है इन दोनों के बीच में, पथांतर हमारे पास जब देखिएगा, पथांतर कितना है, S2A। और ये स्लिटों के बीच की जो दूरी है हमारे पास वो कितनी है, वो हमारे पास है स्मॉल d। हम आ जाते हैं समकोण त्रिभुज S1A S2 में। ध्यान से देखिएगा आप, S1A S2 में साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमारे पास कितना, S2A। जे एंगल हमारे पास 90 का है ही, तो कर्ण कितना रहेगा, S1 S2। तो हमारे पास क्या रहा, S2A अपॉन S1 S2। तो साइन थीटा S2A और S1 S2 वैल्यू कितनी है, D। तो हमारे पास क्या रहेगा, S2A बराबर क्या रहेगा, D साइन थीटा रहेगा। हमने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था कि एंगल्स छोटे हैं, वहां पे थीटा के स्थान पर साइन थीटा या फिर टेन थीटा का उपयोग किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा के स्थान क्या कर लेते हैं, टेन थीटा मान लेते हैं। तो S2A बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, डी टेन थीटा। इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सा रहा, फर्स्ट। अब आ जाते हैं समकोण त्रिभुज PO और यहां C लिख देते हैं, POC में समकोण त्रिभुज POC में हमारे पास क्या रहेगा, हम टेन थीटा निकालना चाहते हैं। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना रहेगा OP, आधार कितना रहेगा OC। तो OP अपॉन OC। तो टेन थीटा इज इक्वल टू OP की वैल्यू कितनी हमारे पास x, ये हमारे पास कितना रहा D। तो ये वैल्यू उठा के किस में रख देंगे, हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो हम लिख देते हैं पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट। तो S2A बराबर D और टेन थीटा का मतलब हमारे पास x अपॉन D। तो हमारे पास S2A बराबर XD अपॉन D। तो पथांतर हमारे पास कितना आ गया, पथांतर हमारे पास आ गया XD बटे D। तो ये रहा बिंदु P पर
तरंगिकाओं के बीच में क्या रहा हमारे पास, पथांतर। अब देखते हैं दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर। पथांतर किसके इक्वल होता है, एम लैम्डा के इक्वल होता है। एम लैम्डा का मतलब हमारे पास पथांतर कितना हो जाएगा, एक्स डी अपॉन डी इज इक्वल टू एम लैम्डा। इसको हम एक्स एम अगर निकालना चाहें तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा एम डी लैम्डा अपॉन डी। तो अगर यहां से हम एक्स एम निकालना चाहें, एक्स एम मतलब एम भी दी फ्रिंज के लिए, इसको हम साथ में अगर एम सफिक्स में लगा सकते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एम इज इक्वल टू एम डी लैम्डा बटे डी। एक्स एम का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से एम बी दीप फ्रिंज की स्थिति निकालना चाहें, एम बी का मतलब पहली दीप फ्रिंज की स्थिति, तो एम के स्थान पे कितना लग जाएगा, 1 लग जाएगा। अगर हम दूसरी दीप फ्रिंज की स्थिति निकालना चाहते हैं तो एम बराबर कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा। तीसरी निकालना चाहते हैं तो एम बराबर कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा। यहाँ से दीप फ्रिंज की स्थितियां आ जाएंगी। एक्स एम बराबर हमारे पास क्या रहा, एम डी लैम्डा अपॉन डी अदीप्त फ्रिंजों के लिए। अदीप्त फ्रिंजों के लिए जो पथांतर होगा हमारे पास, पथांतर क्या निकल के आया था, पहले ये देखिएगा आप। पथांतर हमारे पास निकल के आया था एक्स डी अपॉन डी। तो पथांतर हो जाएगा एक्स डी अपॉन डी बराबर एम माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा। अगर हम यहाँ से काम करें, एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एम माइनस 1 अपॉन 2 डी लैम्डा अपॉन हमारे पास कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2 डी डी लैम्डा। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2m माइनस 1 डी लैम्डा अपॉन कितना रहेगा हमारे पास, डी रहेगा। यहाँ से क्या कंडीशन रहेगी, अगर हम यहाँ से एक्स एम लिख देते हैं यहाँ पे, मतलब एम बी अदित फ्रिंज के लिए, तो एम बी अदित फ्रिंज की स्थिति में क्या होता है, अगर एम बराबर 1 रखेंगे तो पहली अदित फ्रिंज की स्थिति आएगी, एम बराबर 2 रखेंगे तो दूसरी अदित फ्रिंज की स्थिति आएगी, एम बराबर 3 रखेंगे तो तीसरी अदित फ्रिंज की स्थिति आएगी, एम बराबर 4 रखेंगे तो चौथी अदित फ्रिंज की स्थिति आएगी। तो ये हमारे पास अदित फ्रिंज की स्थिति के लिए व्यंजक रहा आपके पास। चलो अब देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं फ्रिंज चौड़ाई की। फ्रिंज चौड़ाई में क्या होता है कि जो फ्रिंजें बनती है ना, एकांतर क्रम में बनती हैं। पहले एक दीप्त फ्रिंज बनेगी, फिर एक अदीप्त बनेगी, फिर एक दीप्त बनेगी, फिर एक अदीप्त बनेगी, फिर एक दीप्त बनेगी, फिर एक अदीप्त बनेगी। तो होता क्या है, अगर किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। अगर हम किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालें तो दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई निकालें। अब आप ऐसे समझिएगा, जैसे हमारे पास फ्रिंज इस कलर में, ये इस कंडीशन में फ्रिंज है हमारे पास। जैसे मान लेता हूं हमारे पास ये दीप्त फ्रिंज बन गई, फिर एक अदीप्त बन गई, फिर एक दीप्त बन गई, फिर एक अदीप्त बन गई। इसमें देखिएगा ये दोनों दीप्त हैं, तो इन दोनों की ये वाली दीप्त है हमारे पास ब्राइट, और ये कैसी हमारे पास डार्क है। तो किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, ये दीप्त फ्रिंज है और इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी,
अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगी। किसकी चौड़ाई कहलाएगी? अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगी। और जबकि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए क्या होता है? किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी। किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। तो लिखो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई में क्या हुआ? किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की दूरी, दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई कहलाती है। किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच दूरी क्या कहलाती है? अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। किन्हीं दो क्रमागत। अब आप देखिएगा, MB दीप्त फ्रिंज के लिए कितना आया था? मतलब MB मतलब जैसे पहले चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकाल लें, फिर हम क्या करें? पांचवी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकाल लें, और पांचवी में से क्या करेंगे? चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी घटा दें, तो क्या निकल के आ जाएगी? अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकल के आ जाएगी। तो देखते हैं, पहले MB दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालते हैं, फिर M+1 भी निकालते हैं। MB दीप्त फ्रिंज के लिए XM बराबर हमारे पास क्या है? MD लैम्डा बटे D। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। M+1 भी दीप्त फ्रिंज के लिए XM+1 कितना हो जाएगा? M+1 D लैम्डा बटे D हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या रहा हमारे पास? सेकंड। परिभाषा में क्या है? किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। तो फ्रिंज चौड़ाई W इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा XM+1 और माइनस का XM। तो W इज इक्वल टू, देखिएगा, XM+1 कितना है? XM+1 हमारे पास है M+1 D लैम्डा अपॉन D। M+1 D लैम्डा अपॉन D माइनस XM कितना? MD लैम्डा अपॉन D। MD लैम्डा अपॉन D। तो W इज इक्वल टू, क्या कॉमन है इसमें से? D लैम्डा अपॉन D कॉमन है। क्या बचा हमारे पास? M+1 माइनस M से M चला गया, तो W बराबर D लैम्डा अपॉन D। ये आपके पास जो व्यंजक प्राप्त हुआ है वो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त हुआ है। किसका रहा? अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। अब हम बात करेंगे किसकी? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई में क्या हुआ? किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी
दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। इसे भी हम क्या करते हैं, W से ही प्रदर्शित करते हैं। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। इसकी परिभाषा क्या रही, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई में क्या हुआ, किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई कहलाती है। तो देखते हैं, किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी दीप्त फ्रिंजों की दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। कहलाती है, इसे भी W से प्रदर्शित करते हैं। MB अदीप्त फ्रिंज के लिए आ जाएगा, MB अदीप्त फ्रिंज के लिए XM बराबर 1/2 2m-1 d लैम्डा अपॉन टी। टू एम माइनस वन डी लैम्डा अपॉन डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। M+1 अदीप्त फ्रिंज के लिए XM+1 कितना रहेगा बेटा, यहाँ पे 1/2 M के स्थान पे कितना आ जाएगा, M+1 -1 और डी लैम्डा बटे कितना हो जाएगा हमारे पास, डी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रिंज चौड़ाई W बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, XM+1 माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, XM हो जाएगा। तो XM+1 कितना हमारे पास है, XM+1 हमारे पास 1/2 2m+1 - 1 अपॉन डी, डी लैम्डा अपॉन डी, 1/2 2m+1 - 1 डी लैम्डा बटे कितना रहा हमारे पास, डी रहा, और माइनस का 1/2 2m - 1 डी लैम्डा अपॉन डी, ये रहा हमारे पास। क्या कॉमन है इसमें से, 1/2 तो पहले से ही कॉमन है और डी लैम्डा अपॉन डी और कॉमन ले लीजिए आप। क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, 2m+1 - 1 और माइनस का 2m - 1। तो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहा, 1/2 डी लैम्डा बटे डी, 2m + 2 - 1 और माइनस का 2m प्लस का 1, 2m से 2m चला गया, 1 से 1 चला गया, तो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहा, 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी और इनटू हमारे पास क्या रहा, 2 से 2 चला गया, तो W इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। ये रहा व्यंजक आपके पास दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का।
आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।